स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है मुन्ने, वो होती है 6 मीटर लॉन्ग। इट्स अ घड़ों लॉन्ग भाई, घड़ों लॉन्ग। ठीक है। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो इसकी वेट होती है सिर्फ 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड। याद रखिएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है बट उसका डायमीटर कम होता है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है लेकिन उसका डायमीटर ज्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इस बात को। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कंपैरिजन करना चाहें तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कंपैरिजन ये है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ग्रेटर होती है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ के एस्पेक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से, बट इन टर्म्स ऑफ लेंथ नहीं, लेंथ नहीं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ डायामीटर। ठीक है। तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ में तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर हम डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर के लिहाज से कौन ज्यादा बड़ा है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने डायमीटर के हिसाब से नाम रखा है लार्ज और स्मॉल, हमने लेंथ के हिसाब से नाम नहीं रखा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजिनम, एंड द लास्ट इज इलियम। अच्छा, अब याद रखिएगा मुझे, जो ड्यूडेनम का साइज होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर। ये 6 मीटर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पता है आपको, ये 6 मीटर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं 30 सेंटीमीटर, बट एक बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है कि 10 to 20 सेंटीमीटर होता है। बहरहाल इसका नॉर्मल साइज जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अब आ जाए जेजेनम पे। अगर आप जेजेनम की बात करें तो जेजेनम का जो साइज होता है, जेजेनम का साइज होता है 2.5 मीटर। कितना? 2.5 मीटर। इट्स अ घड़ों घड़ों बड़ा पार्ट। और ईलियम की अगर हम बात करें तो मुन्ने ईलियम का साइज होता है 3.6 मीटर लॉन्ग। ठीक है। तो जबकि पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड में अलग अलग लिखा है। एक बोर्ड कहता है कि 3.5 होता है और एक बोर्ड कहता है कि 3.6 होता है। तो मैं दोनों ही बातें मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप अलग अलग बोर्ड्स की बुक खोलेंगे, सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड, तो आपको ये बातें अलग नजर आएंगी। और यहाँ तक कि आप अगर देखें बलूचिस्तान बोर्ड को, तो बलूचिस्तान बोर्ड तो ये कहता है कि 4 मीटर होती है। बलूचिस्तान बोर्ड ना बिल्कुल ही अलग बात करता है, बिल्कुल ही अलग, रूटीन से हटके। खैर बहरहाल, तो मैंने, अगर किसी बच्चे ने बलूचिस्तान के थ्रू पेपर देना है तो फिर वो याद रख ले कि इसका आंसर होगा 4 मीटर। मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान इसका आंसर है 4 मीटर लॉन्ग। और वैसे इसका आंसर 3.6, 3.5, 3.6, 3.5 बोथ आर सेम। क्लियर? चलें, अब हमें स्टार्ट करें पहले कंपोनेंट को, डेट इज ड्यूडेनम। और मुझे याद ये रखना है आपने कि सबसे पहले, अब स्टमक से जो फूड आ रहा है, स्टमक से जो फूड आ रहा है वो क्या है? हाईली एसिडिक। क्या है वो? हाईली एसिडिक। यानी स्टमक से जो फूड आ रहा है वो हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक, घणों एसिडिक है। तो अब जाहिर है हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी इंजाइम्स काम करते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? बेसिक नेचर के। याद रखिएगा अब इस बात को कि स्टमक के अंदर जो एंजाइम वर्क करते हैं उनकी नेचर क्या होती है? उनकी नेचर होती है एसिड। बट स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो जिस नेचर पे काम करते हैं वो नेचर कहलाती है बेसिक। ठीक है। अब आपको इतनी बात पता है
कि स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स एसिडिक रीजन में काम करते हैं उनको ये एसिडिक कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? तो आंसर इज HCl। आंसर है HCl। बट स्मॉल इंटेस्टीन तो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, वो तो किस पे काम करता है? बेसिक एनवायरनमेंट पे काम करता है। तो अब आपको HCl नहीं बल्कि कोई ऐसा केमिकल रिलीज करना पड़ेगा जिसकी नेचर कैसी हो? बेसिक। तो अब आपने याद ये रखना है कि ड्यूडेनम, क्या ड्यूडेनम अपने अंदर से 3 तरह की सिक्रीशंस निकाल रहा है। ड्यूडेनम में से जो सबसे पहली सिक्रीशंस होगी वो होगी सिक्रेटिन की। किसकी? सिक्रेटिन की। और सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करता है, यानी रिलीज होने नहीं देता। अच्छा, तो दो चीजें हो गई, एक हो गया गैस्ट्रिन, एक हो गया सिक्रेटिन। गैस्ट्रिन बोलता है गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज करो और सिक्रेटिन बोलता है कि गैस्ट्रिक एसिड को रिलीज ना करो। ऐसा ही है, देखिए ना। गैस्ट्रिन क्या कहता है? गैस्ट्रिन कहता है कि गैस्ट्रिक एसिड को, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करो, जबकि सिक्रेटिन क्या बोलता है? सिक्रेटिन बोलता है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज नहीं करो। तो इसका मतलब बोथ फंक्शन ओपोजिटली, दोनों बिल्कुल ओपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब दे आर एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर। ठीक है, गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन आर एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर। गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन आर एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर। तो जो भी चीजें अपोजिट काम करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटेगनिस्टिक। और जो चीजें सेम काम करती हैं उसे हम कहते हैं एग्निस्टिक। बट ये क्योंकि डिफरेंट काम कर रही है तो आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे क्या बोलोगे? एंटेगनिस्टिक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन रिलीज हुआ? सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन ने क्या करा? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज होने से रोक दिया। अब इससे ये फायदा होगा कि मजीद HCl रिलीज नहीं होगा। अब जब मजीद HCl रिलीज नहीं होगा तो फूड की पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं जाएगी, लेकिन स्टिल फूड पहले से ही एसिडिक हुआ हुआ है। तो अब आपने एक काम तो ये कर लिया कि आपने गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को रोक दिया। अब गैस्ट्रिक एसिड तो रिलीज नहीं हो रहा। तो बात ठीक है भाई, गैस्ट्रिक एसिड तो रिलीज नहीं हो रहा, लेकिन आपको पीएच बेसिक तो करनी है। अब उस बेसिक करने के लिए कौन आएगा? अब उसको बेसिक करने के लिए ड्यूडेनम में से एक और स्पेशल केमिकल निकलेगा। और ड्यूडेनम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, और ब्रूनर्स ग्लैंड्स अपने अंदर से बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट करेंगे। अब ये बाइकार्बोनेट्स की नेचर कैसी होती है मुन्ने? इस बाइकार्बोनेट्स की नेचर होती है बेसिक। और ये क्या करेंगे? इंटेस्टीन की इन्वायरमेंट को बेसिक कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं सिर्फ ब्रूनर्स ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स बाइकार्बोनेट को रिलीज करते। स्टमक HCl कर रहा है और ब्रूनर्स ग्लैंड बाइकार्बोनेट्स कर रहे हैं। तो स्टमक एसिडिक कर रहा है पीएच को, ये बेसिक कर रहा है। तो पीएच समहाउ कहीं न्यूट्रल हो जाती, लेकिन हमें तो न्यूट्रल रखनी नहीं है, हमें तो कैसी करनी है? बेसिक। इसलिए हमने क्या करा कि पहले स्टमक के काम को स्टॉप कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सिक्रेटिन। तो सबसे पहले सिक्रेटिन रिलीज हुआ और सिक्रेटिन ने गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को रोक दिया ताकि मजीद HCl रिलीज ना हो। अब एसिडिक कंटेंट वहीं फिक्स हो गया, अब वो बढ़ नहीं रहा। अब हमने ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिव किया और ब्रूनर्स ग्लैंड ने बाइकार्बोनेट्स को रिलीज किया ताकि पीएच मुसलसल एसिडिक की तरफ, सॉरी बेसिक की तरफ चली जाए। अब आ जाते हैं तीसरे केमिकल की तरफ जो कि ड्यूडेनम से रिलीज होगा, और वो है कॉलीसिस्टोकाइनिन।
मैंने कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है दो चीजों को, एक गॉल ब्लैडर एंड सेकेंड इज पेनक्रियास। ठीक है, तो चलें हम पहले गॉल ब्लैडर को समझ लेते हैं। देखिए गॉल ब्लैडर इसलिए स्टिमुलेट होता है ताकि क्या रिलीज हो सके, बाइल। और पेनक्रियाज इसलिए स्टिमुलेट होता है ताकि क्या रिलीज हो सके, पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज हो सके, पेनक्रियाटिक जूस। और खैर पहले तो हम बाइल पढ़ेंगे, राइट। पहले हम क्या पढ़ेंगे, बाइल पढ़ेंगे। चलें बाइल की तरफ आ जाइए। अब आपने याद ही रखना है कि बाइल का काम क्या है। तो मैंने बाइल क्या करता है, बाइल करता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, देखें। फैट को वाटर में डिसॉल्व करना, फैट को वाटर में डिसॉल्व करना कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी फैट डिसॉल्व्स इन वाटर। जब तुम फैट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ वाटर। अब आपको पता है फैट और वाटर तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते ना। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऑयल या फैट को पानी में डिसॉल्व कर दें, नहीं। फैट और ऑयल जो है वो पानी से बिल्कुल अपोजिट है, वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होना नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, हम बाइल को यूज करते हैं। बाइल की खास बात है, बाइल फैट को वाटर में डिसॉल्व कर देता है, और फैट को वाटर में डिसॉल्व करना कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्योंकि जब तक फैट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा एंजाइम उस पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, फौरन से फैट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। क्या हम फैट खाते हैं, बिल्कुल हम फैट खाते हैं। हम फैट खाते हैं। आपको पता है एक दुम्बा होता है, चक्की वाला दुम्बा। चक्की वाला दुम्बा, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। चक्की वाले दुम्बे से ना वो बनती है अगवानी बोटी। और अगवानी बोटी के अंदर बकायदा हम वो चक्की लगाते हैं, रवास लगाते हैं, वो पूरा फैट है। ठीक है, तो वो हम खाते हैं। बहुत से लोग रवास अलग से भी डालते हैं, फैट डालते हैं। कुछ लोगों को फैट पसंद होता है क्योंकि रवास का टेस्ट बहुत मजे का होता है। चलें, ये तो समझ आ गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवा रहा है बाइल। अब आपने याद ये रखना है कि बाइल कहाँ बनता है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बाइल प्रोडक्शन अकर्स इन, तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आंसर इज लिवर। ठीक है, बाइल लिवर में बनता है। और अगर आपसे पूछे कि बाइल स्टोर कहाँ होता है, तो आंसर इज गॉल ब्लैडर। और आपको बताएं कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स भी हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर को प्यार से कहते हैं पित्ता। गॉल ब्लैडर को उर्दू में हम पित्ता कहते हैं। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स भी हो जाते हैं, याद रखिएगा। गॉल ब्लैडर के अंदर अक्सर करके स्टोन्स हो जाते हैं। और गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स होते हैं ना, इन स्टोन्स को हम कहते हैं गॉल स्टोन्स। ठीक है, एग्जाम में एक बात पूछी जा सकती है कि गॉल स्टोन्स को मेनली कौन फॉर्म करता है, तो आंसर इज कोलेस्ट्रॉल। इसकी इस बीमारी की जो मेजर कॉज है वो कौन है, कोलेस्ट्रॉल। चलें, अब मान लीजिए कि अगर हम बाइल के अंदर डूब जाएं तो मैंने बाइल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक कहलाता है बाइल पिगमेंट, ठीक है, और एक कहलाते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट्स कलर्ड कलर्ड का केमिकल्स होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज बिलीरुबिन एंड सेकेंड इज बिलीवर्डन। अब जो बिलीरुबिन होता है मुझे नहीं पता कैसा होता है, ब्राउनिश येलो कलर का। जबकि जो बिलीवर्डन होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है।
याद रखिएगा इस बात को। अब मुझे एक बात बताएं, एक्चुअली ये येलो है, क्या है, येलो, भले ब्राउनिश येलो या ग्रीनिश येलो, है तो येलो ना, तो बाइल का जो कलर है वो येलो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी के अंदर बाइल की वैल्यू एक्सेस हो जाए, अगर बॉडी के अंदर बाइल की वैल्यू एक्सेस हो जाए, यानी बॉडी में बाइल बढ़ जाए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर बाइल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? तो जब भी बाइल की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाती है, अब बाइल किस कलर का है? येलो कलर का है, तो हमारी बॉडी भी येलो हो जाएगी। और हमारी बॉडी अगर येलो हो जाएगी तो हम उसे कहेंगे जॉइंडस, ठीक है, और इसको उर्दू में हम कहते हैं पीलिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें, जब एक बेबी पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही बेबी को जॉइंडिस होता है। आप नोट करिएगा, जो बेबी पैदा होता है, तो अक्सर बच्चे जो पैदा होते हैं उनको जॉइंडिस होता है। असल में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कोई भी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी बोन्स काम करती है, नहीं, अगर हमारी बोन्स काम करती तो पैदा होते ही तुम चलने लग जाते। पता है, किसी के हाथ ही नहीं आते तुम, लेकिन तुम्हारी तो बोन्स काम ही नहीं कर रही। क्या आंखें काम कर रही हैं? नहीं, आंखें भी 2 महीने बाद थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करती हैं। अगर आप पैदा होते ही बच्चे के आंखों के आगे हाथ को आगे पीछे करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाँ, 2-3 महीने बाद करेंगे तो जहां जहां आप अपना हाथ लेके जाएंगे वो मुन्ना भी वहां वहां देखेगा। पता है, उसकी सुनने की एबिलिटी भी सही से 4-5 महीने बाद आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बोलता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है लाइफ, वैसे वैसे ऑर्गन्स मेच्योर होते हैं। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई भी ऑर्गन मेच्योर नहीं हुआ हुआ होता, उसका कोई भी ऑर्गन मेच्योर नहीं हुआ हुआ होता। तो उसका लिवर भी मेच्योर नहीं हुआ हुआ होता, है ना। जो पैदा होते ही बच्चा होता है, यानी बेबी, तो बेबी का लिवर इमेच्योर होता है। इसी वजह से जब वो बेबी इस दुनिया के अंदर आता है तो उसको जॉइंडिस हो जाता है ना। अब बताइए, अगर इस बच्चे को जॉइंडिस हो गया तो हम क्या करें? देखें, जो बेबी पैदा होता है वो उसका लिवर इमेच्योर होता है, इस वजह से उसे जॉइंडिस होता है। यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। अब हम इसको क्योर कैसे करें? ठीक है, अब हम इस बात को ठीक कैसे करें, ये बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। आपने क्या करना है, जब नया नया सूरज निकलेगा, ठीक है, जिस वक्त सूरज निकला है, आप बेबी को बाहर लेके चले जाइए, या ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पे धूप आ रही है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग वाली जो सनलाइट है, हम बेबी को उस सनलाइट से क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, उस बेचारे का एक्सपोजर कराएंगे सनलाइट में। अब सुबह सुबह की लाइट क्यों, अर्ली मॉर्निंग वाली सनलाइट क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट के अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं, पता है कि नहीं पता? कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें से जॉइंडस को जो ठीक करती है वो है वॉयलेट। बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। तो सुबह के टाइम पे वॉयलेट वाला जो कंपोनेंट होता है वो बहुत अच्छे से आ रहा होता है। तो इसलिए जब अर्ली मॉर्निंग होगी तो हम बच्चे को धूप लगाएंगे, और जब आप ये काम 5-6 दफा करेंगे तो ज़ाहिर है वो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पता है आजकल की माएँ कैसी हैं? आजकल की माएँ कहाँ सुबह उठ के धूप लगाएंगी? पहले देसी माएँ होती थी, अब जो है ना वो खतरनाक खतरनाक माएँ आ रही हैं। तो वो जो है वो क्या करेंगी, वो तो ज़ाहिर है इतनी सुबह सुबह धूप नहीं लगाएंगी। तो फिर क्या करें हम? तो बच्चे का जो झूला होगा जिसमें बच्चा सोएगा, उसके आसपास हम वॉयलेट कलर का एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। उस बल्ब से रोशनी लेके, या लैंप लगा देते हैं, उस लैंप से वो रोशनी लेके लिवर जो है वो एक्टिव होने की कोशिश करता है, ठीक है, और मेच्योर होता है। बट जाहिर है अगर आप सनलाइट के थ्रू काम करेंगे तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, जल्दी काम करेगा, बनिस्बत इसके कि अगर आप वो सन आर्टिफिशियल बल्ब लगाएंगे तो। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने जो बाइल लिखा है, तो उन्हें बाइल के अंदर क्या क्या होता है। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, हमें पता लग गया है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डन। इसी तरह से बाइल के अंदर कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, और वो कितनी तरह के हैं? 2 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट,
और सेकंड इज सोडियम टोरेट। ये दोनों केमिकल्स के नाम आपको याद करने हैं। अब आपसे एग्जाम के अंदर वो ये पूछेगा कि भाई इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? तो आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे बाइल करता है। बट अगर उसने बाइल ऑप्शन में नहीं दिया और उसने ऑप्शन ऐसे दे दिए बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, बाइल से रिलेटेड और दो नाम जोड़ दिए बिला वजह के, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए बाइल सॉल्ट। अगर उसने ऑप्शंस को और तोड़ दिया, वो कहता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरेट, तो फिर आपका आंसर होगा सोडियम ग्लाइकोलेट। यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है बाइल। बाइल में भी कौन करता है? बाइल सॉल्ट करता है। बाइल सॉल्ट में भी कौन करता है? सोडियम ग्लाइकोलेट करता है। कौन करता है? सोडियम ग्लाइकोलेट। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको बड़े आराम से क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही बच्चों, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? चलें, गुड। अब हम मूव कर रहे हैं पेनक्रियास की तरफ, क्योंकि कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियास को भी एक्टिव कर रहा है और कॉलीसिस्टोकाइनिन किसको एक्टिव कर रहा है? गॉल ब्लैडर को भी, राइट? अच्छा, अब देखें, पहली बात जो आपने याद रखनी है कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन पार्ट होता है या फिर पेनक्रियास एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और पेनक्रियास एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। अब जाहिर है बच्चों, हम ये समझेंगे कि एक्सोक्राइन के मतलब क्या होते हैं और एंडोक्राइन के मतलब क्या होते हैं। तो मैं ये आपको साइड में रफ में समझा देता हूँ। देखिए, ग्लैंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं और ग्लैंड्स का असल मतलब होता है केमिकल बनाना। सो एक्चुअली ग्लैंड्स आर केमिकल फैक्ट्रीज। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ग्लैंड्स क्या है? केमिकल फैक्ट्रीज। जिस जिस जगह पे केमिकल बनता है उस जगह को तुम ग्लैंड बोलते हो। दैट्स इट। अभी जो ग्लैंड्स होते हैं मुन्ने, ये दो तरह के होते हैं। अगर केमिकल बनने के बाद किसी डक्ट के जरिए वो रिलीज हो तो हम उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन क्या होती है कि ये केमिकल बनाते हैं और फिर उस केमिकल को डक्ट के जरिए रिलीज करते हैं, ठीक है? यानी केमिकल्स रिलीज थ्रू डक्ट। चलें, जबकि सेकंड कैटेगरी हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल्स बनाते जरूर हैं लेकिन किसी डक्ट के जरिए उन केमिकल्स को आगे नहीं भेजते, बल्कि ये डक्टलेस होते हैं, इनके पास डक्ट ही नहीं होती। डक्ट इज लाइक एनी पाइप। तो ये केमिकल्स को बनाते हैं और पता है केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं ऐसे ही, यानी विदाउट डक्ट। अब फिर अगर तुम किसी चीज को विदाउट डक्ट रिलीज करोगे तो वो कहाँ रिलीज होगा? वो तो ब्लड में चला जाएगा डायरेक्टली। और अगर कोई भी केमिकल रिलीज होने के बाद डायरेक्टली ब्लड में चला जाए तो उस केमिकल को हम क्या कहते हैं? हार्मोन। मैं बच्चों से पूछता हूँ हार्मोन की डेफिनेशन क्या है, और ये सर जो स्टिमुलेट करते हैं। अबे भाई, ऐसा केमिकल जो बनने के बाद डायरेक्टली कहाँ चला जाए? ब्लड में, ऐसे केमिकल को हम हार्मोन कहते हैं। सो ग्लैंड्स आर द केमिकल फैक्ट्रीज। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर केमिकल्स बनने के बाद डक के जरिए रिलीज होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर केमिकल्स बनने के बाद विदाउट डक रिलीज होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? और विदाउट डक्ट अगर रिलीज होंगे तो ब्लड में जाएंगे, और कोई भी केमिकल अगर ब्लड में जाता है दैट इज हार्मोन। दैट्स इट। चलिए, तो अब सवाल ये उठता है कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन है एंडोक्राइन है? तो भाई पेनक्रियास दोनों है। पहले ये समझा जाता था कि पेनक्रियास सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन है, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि पेनक्रियास तो एंडोक्राइन भी होता है। अच्छा, पहले हम ऐसे क्यों समझते थे
क्योंकि पेनक्रियास का 98% पोर्शन एक्सोक्राइन है। यानी पेनक्रियास मोस्टली अपनी सिक्रीशंस देता है थ्रू अ डक्ट। अब पेनक्रियास के अंदर एक डक्ट होती है, दैट इज पेनक्रियाटिक डक्ट। और पेनक्रियाटिक डक्ट से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। आपको पता है इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या आ रहा होता है? इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ऐसे एंजाइम्स आते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस वजह से इस पेनक्रियाटिक जूस को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव जूस। क्योंकि इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं डाइजेस्टिव जूस। अच्छा, फिर हमें पता लगा कि पेनक्रियास का कुछ ऐसा पोर्शन भी है जो कि विदाउट डक भी काम करता है। और वो कितने परसेंट पोर्शन है? वो 2% पोर्शन है। और उस पोर्शन को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस पोर्शन को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सुना होगा आपने, ऐसी बात नहीं है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। चलिए, अब लैंगरहैंस तो साइंटिस्ट हो गया, है ना? ये वो मुन्ना था जिसने बताया था। ओ, ये तो एंडोक्राइन भी है भाई। अच्छा, आइलेट्स के भी कोई ना कोई मतलब होंगे। तो मुन्ने, आइलेट्स के मतलब होते हैं वाइट पैचेस। क्या होते हैं? वाइट पैचेस। तो जब तुम पेनक्रियास को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो पेनक्रियास के अंदर कुछ जगहों पे वाइट वाइट पैचेस नजर आते हैं। और इन वाइट पैचेस को तुम बोलते हो एक्सो एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, ये वो पार्ट है जो एंडोक्राइन है। बाकी पूरा पेनक्रियास हमें डार्क नजर आता है, लेकिन कुछ जगहों से एक ऐसा नजर आता है, व्हाइट व्हाइट नजर आता है। बस जहां से व्हाइट नजर आएगा वो एंडोक्राइन है, और जहां से डार्क नजर आ रहा है वो कौन सा पोर्शन है? एक्सोक्राइन। अच्छा, अब इसके एंडोक्राइन वाले पार्ट को हमने कह दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो भाई, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर कितनी तरह के सेल्स होते हैं? तो आंसर इज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब जाहिर है हमें इन सेल्स की टाइप्स को क्या करना पड़ेगा? डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम इन चारों सेल्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली टाइप जो होती है उसे हम कहते हैं अल्फा सेल्स। सेकेंड इज बीटा सेल्स। द थर्ड वन इज डेल्टा सेल्स। एंड द लास्ट इज एफ सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं अपने अंदर से? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स अपने अंदर से क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन। डेल्टा सेल्स अपने अंदर से क्या रिलीज करते हैं? सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, एफ सेल्स अपने अंदर से क्या रिलीज करते हैं? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। मेरे ख्याल से तो ये बच्चे गुजर गए। और आपको पता है कि पेनक्रियास के जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो अपने अंदर से क्या रिलीज करते हैं? ये एमसीक्यूज 2025 में आया एग्जाम के अंदर। खैर, चलिए, अब हम इसको सरसरी तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। बेटा, जो ग्लूकागॉन होता है ना, इसका काम होता है ग्लूकोज को बढ़ाना। क्या करना? ग्लूकोज को बढ़ाना। बॉडी ये देखती है कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है, हम गिर रहे हैं बिल्कुल, हमने रात से खाना नहीं खाया और हम काम में लगे हुए मुसलसल, तो हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होता है। तो बॉडी फौरन से ग्लूकागॉन को रिलीज करती है ताकि बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ सके। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो जब हमारी बॉडी में बहुत सारा खाना आ जाता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो इंसुलिन क्या करती है? उस ग्लूकोज को कम कर देती है। तो इसका मतलब ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आर एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटेगनिस्टिक। एंटेगनिस्टिक का मतलब क्या होता है? ओपोजिट फंक्शन। चलें, सोमैटोस्टैटिन पे आ जाते हैं। सोमैटोस्टैटिन क्या होता है भाई? देखिए, सोमैटो का वर्ड कहीं भी बेटा अगर सोमैटो लिखा हुआ है ना, मुझे लग रहा है आपने सिर्फ टोमेटो सुना है। भाई, सोमैटो का मतलब होता है ग्रोथ। क्या मतलब होते हैं इसके? क्या मतलब होते हैं इसके? ग्रोथ। ठीक है,
तो अगर सोमैटो लिखा हुआ है तो सोमैटो का मतलब है ग्रोथ। और स्टैटन, कहीं भी जिंदगी में अगर तुम्हें स्टैटन मिल जाए तो पता है स्टैटन के मतलब क्या होते हैं? स्टैटन के मतलब होते हैं इनहिबिट करना। अच्छा पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने इंटर अच्छा नहीं पढ़ा होता, और इंटर अच्छा ना पढ़ने की वजह से, इंटर ना अच्छा पढ़ने की वजह से बहुत सारी बातें उनको पता नहीं होती, तो उनको एमडी कैट बहुत मुश्किल लगता है। ज़ाहिर लगेगा जब आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं तो एमडी कैट तो आपको घना मुश्किल लगेगा भाई। खैर, तो डेल्टा सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? सोमैटोस्टैटिन। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि सोमैटो का मतलब ग्रोथ और स्टैटिन का मतलब इनहिबिट, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन, और सोमैटोट्रोपिन हमारे पास निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ बढ़ाता है, जबकि सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ को क्या करता है? कम करता है। सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ को बढ़ाता है, जबकि सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ग्रोथ को कम करता है। दैट मीन्स सोमैटोट्रोपिन एंड सोमैटोस्टैटिन आर एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर। क्लियर? अच्छा, एफ सेल्स पे आ जाइए। एफ सेल्स किसको रिलीज करते हैं? पेनक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड को। और पेनक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड क्या करता है? ये पेनक्रियाटिक जूस को इनहिबिट करता है, ठीक है। कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो ये पेनक्रियास के 4 सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक दिन के अंदर पेनक्रियास में से कितना पेनक्रियाटिक जूस निकलता है? क्या पूछ रहा है वो आपसे? एक दिन के अंदर पेनक्रियास में से कितना पेनक्रियाटिक जूस निकलता है? तो बेटा इसका आंसर ये है 500 टू 800 ml, ठीक है। इसका आंसर है 500 टू 800 ml पर डे। बहुत सारा है, बहुत सारा है। कम से कम आधा लीटर रिलीज हो रहा है, बहुत सारी वैल्यू है, इतनी कम वैल्यू नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े हम। तो क्लास हम ड्यूडेनम पे थे, और ड्यूडेनम के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और ड्यूडेनम में एक पॉइंट तो हमने ये डिस्कस कर लिया था जल्दी से फौरन से कि ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दूसरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि ये अपने अंदर से सिक्रेटिन को रिलीज करती है, और सिक्रेटिन क्या करता है? गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को खत्म कर देता है, ठीक है। फिर ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स के जरिए बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करता है, और वो क्या करते हैं? पीएच को बेसिक कर देते हैं। फिर एक कॉलीसिस्टोकाइनिन को रिलीज करता है, और कॉलीसिस्टोकाइनिन जाके पेनक्रियास को भी एक्टिव करता है फॉर पेनक्रियाटिक जूस, और ये जाके लिवर को भी एक्टिव या बाइल को भी एक्टिव, सॉरी लिवर या गॉल ब्लैडर को एक्टिव करता है। क्यों? ताकि बाइल भी आ सके, राइट। अच्छा, अब आपने याद ये रखना है कि भाई ड्यूडेनम का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, यानी कि इनिशियल पार्ट होता है, यानी जहां से ड्यूडेनम स्टार्ट होती है मुन्ने, इनिशियल पार्ट, वो थोड़ा सा डायलेटेड होता है। थोड़ा सा डायलेटेड मतलब फैला हुआ होता है। इसका जो इनिशियल पार्ट होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, डायलेटेड होता है, और उस पार्ट को हम कहते हैं ड्यूडेनल एम्प्यूला, ठीक है। चले, ड्यूडेनल एम्प्यूल या एम्प्यूला, जो आपको बेहतर लगे। अब कितने टाइम तक ड्यूडेनम फूड को अपने पास रखता है? तो आंसर इज 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स फूड ड्यूडेनम में रहता है, उसके बाद ये फूड आगे पास हो जाता है, सही है। देन ड्यूडेनम एक डक को रिसीव करता है, और उस डक को हम कहते हैं कॉमन डक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन डक्ट। और इस कॉमन डक्ट का एक और प्यारा सा नाम है, इसको हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेनक्रियास की भी और ये लिवर की भी सिक्रीशन को लेके आता है। पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक का मतलब पेनक्रियास, और हेपेटिक का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? हेपेटिक का वर्ड लिवर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कॉमन डक्ट जो है, यानी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट,
ये पेनक्रियास से भी कुछ लेकर आ रही है और ये लिवर से भी कुछ लेके आ रही है। अभी क्या क्या लेके आएगी भाई, ये पेनक्रियास से क्या लेके आएगी, पेनक्रियाटिक जूस, और ये लिवर से क्या लेके आएगी, बाइल। तो ये बाइल को भी लेके आ रही होती है और ये पेनक्रियाटिक जूस को भी लेके आ रही होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। बाइल आती है फ्रॉम लिवर या गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाटिक जूस को लेके आती है फ्रॉम पेनक्रियास। क्लियर हो गई बात। चलें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको इतनी बात याद होनी चाहिए कि हमारे पास जो डाइजेशन होती है ड्यूडेनम में वो किन किन चीजों की होती है। तो बेटा ड्यूडेनम में किस किस चीजों की डाइजेशन होगी, ड्यूडेनम के अंदर लिपिड्स की भी डाइजेशन होगी, ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर प्रोटीन की भी डाइजेशन होगी, और ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की भी डाइजेशन होती है। चलें अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो पेनक्रियाटिक जूस हमारे पास ड्यूडेनम में आ रहा है उसके अंदर क्या क्या है। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो जो चीजें ड्यूडेनम के अंदर यूज होंगी मुन्ने, उनका नाम क्या क्या है, उनका नाम है पेनक्रियाटिक लाइपेस, सही है, और क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, और क्या है, एंटेरोकाइनेस, ठीक है, और क्या है, काइमोट्रिप्सिन, और कौन है, पेनक्रियाटिक अमाइलेस, सही है। अब मैं ये एक एक करके सारे नाम आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। चले बताइए मैंने क्या क्या बताया आपको, पेनक्रियाटिक लाइपेस, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, बस ये सारे केमिकल जब आप पढ़ेंगे ना एंजाइम्स आप गुजर जाएंगे। इंटेरोकाइनेस, ये वो पेनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स हैं जो सिर्फ ड्यूडेनम में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अलावा जेजेनम के अलग हैं सेकंड पार्ट के। अभी तो मैं सिर्फ आपको पहला पार्ट बता रहा हूँ, इंटेरोकाइनेस, काइमोट्रिप्सिन, चलें अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको काइमोट्रिप्सिन का रोल बता रहा हूँ क्योंकि काइमोट्रिप्सिन का रोल बहुत आसान है। अब काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, आपने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास कैसीन प्रोटीन आ गई थी, याद है आपको, ऊपर स्टमक के अंदर क्या हुआ था कि रेनिन ने कैसिनोजिन को कन्वर्ट कर दिया था कैसीन के अंदर, यानी सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया था इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन में, जिसके ऊपर पेप्सिन तो काम करता ही करता है बट काइमोट्रिप्सिन भी काम करता है। अब काइमोट्रिप्सिन का रूल बहुत आसान है, ये क्या करता है, कैसीन, कैसीन क्या है, इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन, क्या है, इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन। तो काइमोट्रिप्सिन इसके ऊपर काम करता है और काइमोट्रिप्सिन इस कैसीन को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद पता है क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स। तो यहाँ तो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई। तो बेटा मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के हमारे पास दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि कैसिनोजिन कन्वर्ट होगा कैसीन के अंदर, और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा रेनिन, ठीक है। कैसिनोजिन क्या था, इन सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन, अभी कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, कैसीन के अंदर, जो कि क्या है, इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन। फिर उसके ऊपर या तो पेप्सिन काम करेगा या फिर काइमोट्रिप्सिन काम करेगा, ठीक है, और वो उसे कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। देन वी हैव ट्रिप्सिनोजिन। तो याद करिएगा ऊपर स्टमक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन के आखिर में भी ईएन आ रहा था तो वो भी इनएक्टिव था। यहाँ ट्रिप्सिनोजिन के आखिर में ईएन आ रहा है तो ये भी मुन्ने क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो उसको भी एक्टिव किया था, इसको भी एक्टिव करेंगे, इसको भी एक्टिव किया था, इसको भी एक्टिव करेंगे। चलें अब होता क्या है कि ये जो ट्रिप्सिनोजिन है, जाहिर ये तो इनएक्टिव है, ये तो काम ही नहीं कर सकता। जिस तरह से तुमने पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट किया था पेप्सिन के अंदर, इसी तरह से ट्रिप्सिनोजिन को तुम कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर, राइट। एक बात तो ये हो गई। अच्छा अब वो काम कौन कर रहा था, HCl, बट ये काम कौन करेगा, इंटेरोकाइनेस। एक साथ आपने दो दो एंजाइम्स कवर कर लिए, पता है आपको, आपने काइमोट्रिप्सिन कर लिया, आपने इंटेरोकाइनेस कर लिया। अब आ जाए ट्रिप्सिन के ऊपर।
ये ट्रिप्सिन क्या करता है? तो जो रिमेनिंग प्रोटीन है, वरना प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो गई थी, बताइए जल्दी, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो गई थी? स्टमक के अंदर। बट जो बची कुची प्रोटीन है, जो बची कुची प्रोटीन है वो यहां डाइजेस्ट होगी, और वो जो बची कुची प्रोटीन है ये उसको और पेप्टोन्स को, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। अच्छा, अब पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं इस बात को समझ लीजिए। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं बेटा? जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो हम इसे कहते हैं डाई पेप्टाइड। क्या कहते हैं? डाई पेप्टाइड। तो इसी तरह से जब डाई पेप्टाइड के अंदर एक और अमीनो एसिड जुड़ता है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ट्राई पेप्टाइड। क्या कहते हैं? ट्राई पेप्टाइड। एक और जुड़ेगा तो तुम इसे क्या कहोगे? टेट्रा पेप्टाइड। तो जब बहुत सारे पेप्टाइड्स हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पोलीपेप्टाइड। तो पोलीपेप्टाइड मीन, पोली मीन्स मैनी, और पेप्टाइड्स आपको पता है कॉम्बिनेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो जब दो जुड़ते हैं तो उसे डाई पेप्टाइड कहते हैं। जब तीन हो जाते हैं, डाई पेप्टाइड में एक और अमीनो एसिड जोड़ देंगे तो उसे हम कहेंगे ट्राई पेप्टाइड। इस तरह से जब बहुत सारे पेप्टाइड्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या करता है आके? ट्रिप्सिन रिमेनिंग प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। जरा काम को अंडरस्टैंड करेंगे दोबारा। मैंने आपसे क्या किया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टमक के अंदर जो कैसिनोजिन था वो कन्वर्ट हो गया कैसीन के अंदर। ये काम कौन करेगा? रेनिन एंजाइम करेगा। क्लियर? यानी कि सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कन्वर्ट हो गई इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन पे। अब कैसीन पर कौन एक्ट करेगा? या तो पेप्सिन करेगा स्टमक के अंदर, या फिर ड्यूडेनम के अंदर काइमोट्रिप्सिन करेगा, और इसे कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड्स के अंदर। यहां पर मिल्क प्रोटीन तो क्लियर हो गया। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। हमने ये पढ़ा स्टमक के अंदर पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर, और ये काम करता है HCl, राइट। अब स्टमक स्टमक को हटा के अगर आप ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम में पेप्सिनोजिन की जगह होता है ट्रिप्सिनोजिन, और ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। उसको कौन एक्टिव कर रहा था? HCl। इसको कौन करेगा? इंटेरोकाइनेज। अब एक दफा ट्रिप्सिन आ गया तो जो कुछ बची भी प्रोटीन है जो कि स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो सकी, और पेप्टोन्स जो है, ये उसे कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। अब पॉलीपेप्टाइड्स भी जाके टूटेंगे जेजेनम के अंदर, बट अभी जेजेनम आया नहीं है। तो अभी तक आपने कौन कौन से एंजाइम्स कवर कर लिए? आपने इंटेरोकाइनेज कवर कर लिया, आपने काइमोट्रिप्सिन कवर कर लिया, आपने ट्रिप्सिनोजिन कवर कर लिया, सही है। तो ट्रिप्सिनोजिन, इंटेरोकाइनेज और काइमोट्रिप्सिन, दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन डाइजेशन। ये सारे के सारे किसमें इन्वॉल्व हैं? प्रोटीन डाइजेशन के अंदर, सही है। जबकि पेनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड की डाइजेशन करेगा, ठीक है मुन्ने, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक एक एंजाइम है, जबकि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए हमारे पास काइमोट्रिप्सिन, इंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिनोजिन है। हमारे पास तीन तीन केमिकल्स थे। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया था, अब हम लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, लिपिड में हमने इतनी बात पढ़ी कि बाइल एक पिगमेंट आया, और बाइल ने क्या किया कि फैट को वाटर में डिजोल्व कर दिया, जिसे हम कह रहे हैं एमल्सिफाइड फैट। लास्ट टाइम हमने यही किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या होगा? वो जो एमल्सिफाइड फैट है, एमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या है? फैट डिजोल्व इन वाटर। उस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर एक एंजाइम आगे एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक लाइपेज। क्या नाम है उसका? पेनक्रियाटिक लाइपेज। और पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? उस इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट कर देगा फ्री फैटी एसिड्स के अंदर एंड वन ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। और ग्लिसरॉल को प्यार से हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं।
देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च और ग्लाइकोजन के लिए भी हमारे पास एक एंजाइम है, और इसके लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये कौन सा एंजाइम है हमारे पास? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को दो दो शुगर यूनिट्स की फॉर्म में ब्रेक करता है, यानी कि एक माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। आपको पहले भी बताया कि स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? लॉन्ग यूनिट्स या लार्ज यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, जबकि माल्टोस क्या होता है कि ग्लूकोज की डबल यूनिट, ऐसे ही है। हाँ, टू ग्लूकोज यूनिट्स। ये क्या करता है? बड़ी बड़ी चेन्स को दो दो की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ जितना भी काम हुआ, अब ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन क्या हो गई? कंप्लीट। तो ड्यूडेनम के अंदर प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर लिपिड भी डाइजेस्ट हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलें, यहाँ तो ड्यूडेनम एंड हो गया, आगे बढ़े। हाँ, अब हम जा रहे हैं जेजेनम पे, अपने नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, जिसे हम किसका नाम दे रहे हैं? जेजेनम का। देखिएगा जरा, जेजेनम। अच्छा, जेजेनम से रिलेटेड लेंथ तो हम कल ही डिस्कस कर चुके थे, और जेजेनम क्या है? हमारे इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट। एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखी है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीट हियर। ठीक है, यानी यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, यानी इलियम के अंदर डाइजेशन नहीं होती। चलिए, गुड पॉइंट। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम एक्ट करते हैं? इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं। अब कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में रोल प्ले करते हैं, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, क्या नाम है उनका? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अभी कौन कौन से हैं? एनी गैसेस? कौन कौन से हैं? माल्टेस, और बताइए, सक्रेस, और बताइए, लैक्टेस। अब माल्टेस किसको डाइजेस्ट करेगा? माल्टोस को। सक्रेस किसको डाइजेस्ट करेगा? सक्रोस को। और लैक्टेस किसको डाइजेस्ट करेगा? लैक्टोस को। चलिए देखिएगा जरा, सबसे पहले माल्टोस ब्रेक होगा, और माल्टोस किसके अंदर ब्रेक होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। कौन करेगा? आसान सा एक एंजाइम है जिसका नाम है माल्टेस, माल्टेस ही काम कर देगा। चलें, देन वी हैव माल्टेस के बाद लैक्टोस। सपोज लैक्टोस, तो लैक्टोस कौन ब्रेक करेगा? लैक्टेस ब्रेक करेगा, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर और गैलेक्टोस के अंदर। चलें, देन द लास्ट इज सक्रेस। तो सक्रेस क्या करेगा? सक्रोज को ब्रेक करेगा, किसके अंदर ब्रेक करेगा? ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। सक्रेस। तो ये तो हो गए हमारी बॉडी के ऐसे एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट पे काम करें। इसी तरह से हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स भी होंगे बंदे जो फैट पे काम करेंगे, और फैट पे करने काम करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कौन से वाले? यानी लिपिड्स पर जो काम कर रहे हैं, यानी लिपिड्स डाइजेस्टिंग एंजाइम जेजेनम के अंदर भी क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं उन्हें। और उनकी एग्जाम्पल क्या है? उनकी एग्जाम्पल है पेनक्रियाटिक लाइपेज। और पेनक्रियाटिक लाइपेज का फंक्शन ऑलरेडी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो हमें दोबारा नहीं पढ़ना है ना मुन्ने, ये हमें दोबारा नहीं पढ़ना। चलें आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो बेटा प्रोटीन को जो एंजाइम्स डाइजेस्ट कर रहे हैं उनके अंदर कौन कौन आ गया, अभी तक कौन कौन गुजर चुका है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अब यहाँ पर कौन कौन से होंगे, यहाँ पर कौन कौन से होंगे, एक कहलाता है अमीनो पेप्टाइडेज और एक कहलाता है इरिप्सिन। क्या है, अमीनो पेप्टाइडेज एंड इरिप्सिन। चलें, तो पहले हमने देखा प्रोटीन्स थी और प्रोटीन्स को हमने पेप्टोन्स में ब्रेक कर दिया, और फिर बची कुछ प्रोटीन्स थी और पेप्टोन्स थे उनको हमने पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन और ट्रिप्सिन। खैर, यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब रही बात अमीनो पेप्टाइडेज और इरिप्सिन की कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इनका काम बहुत आसान है। ये क्या करते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ना मुन्ने, पॉलीपेप्टाइड्स, ये पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, डाइपेप्टाइड्स के अंदर। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब है उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स। आप बहुत सारे अमीनो एसिड्स वाले स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें सिर्फ दो अमीनो एसिड्स हैं। डाइपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड्स होंगे, सिर्फ दो अमीनो एसिड्स होंगे। तो मुझे ये वाला काम कौन कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है अमीनो पेप्टाइडेज। कौन, अमीनो पेप्टाइडेज। अच्छा, अब ये जो डाइपेप्टाइड है इसको भी तो तोड़ना है ना, इसको नहीं तोड़ोगे, इसको भी तो तोड़ोगे ना। तो अब डाइपेप्टाइड को जो चीज तोड़ती है उसे हम कहते हैं एरिप्सिन। चलो, तो डाइपेप्टाइड कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है, दो से। तो जब डाइपेप्टाइड की डाइजेशन होगी तो क्या होगा, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे। सही है, अब प्रोटीन की कंप्लीटली डाइजेशन हो गई है। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा मुन्ने वो कौन होगा, एरिप्सिन। चलिए, अब कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करें, किसको ब्रेक करें, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेटा ऐसे एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर रहे हैं उनको हम प्यार से क्या कह रहे हैं, उनको हम प्यार से कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइडेज। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइडेज। क्या है? ये क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं जिनसे डीएनए या आरएनए बनाओ। अब डीएनए या आरएनए किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। ये क्या करते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर। और जो केमिकल इस काम को करने में मदद देता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइडेस। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, एक होती है नाइट्रोजनस बेस, दूसरी चीज होती है पेंटोस शुगर जो कि आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है, और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। ये बात आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। एंड देन लास्ट चीज होती है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट। जबकि न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस तो है, साथ में इसमें पेंटोस शुगर भी है, लेकिन इसके अंदर फॉस्फेट नहीं है। तो न्यूक्लियोटाइड से अगर तुम उसे न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर दोगे इसका मतलब तुम उसका फॉस्फेट क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, उसका फॉस्फेट तुम रिमूव कर रहे हो। यहां तक आने के बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस है मुन्ने, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा एक समराइज वे में अगर हम सिंपल 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 कुछ चीजें पढ़ लें तो अच्छे से चीजें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले अगर हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को डिस्कस करें तो मैंने वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कितनी तरह के एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट पर सिर्फ दो तरह के एंजाइम एक्ट कर रहे हैं। एक, या तो इसकी डाइजेशन हो रही है माउथ के अंदर, और या फिर इसकी डाइजेशन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इसकी डाइजेशन पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं हुई। अब माउथ की वजह से किसने कराई? स्लाइवरी अमाइलेस ने, ऐसे ही है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसने कराई? पेनक्रियाटिक अमाइलेस ने। अब चाहे सलाइवरी अमाइलेस हो, चाहे पेनक्रियाटिक अमाइलेस हो, इनकी काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इनके काम करने का तरीका क्या है कि ये ग्लाइकोजन और स्टार्च को, ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को और स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? जल्दी बताइए, ग्लाइकोजन और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? माल्टोज के अंदर। ये क्या करते हैं? ग्लाइकोजन और स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज के अंदर। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारे पास एंजाइम की एक कैटेगरी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हमारे पास एक और कैटेगरी इस्तेमाल होती है। दैट कैटेगरी इज लैक्टेज, माल्टेज, सक्रेज, राइट। लैक्टेज किस पे काम करेगा? लैक्टोज पे। माल्टेज पे इस पे काम करेगा? माल्टोज पे। सक्रेज किस पे काम करेगा? सक्रोज पे। लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, ऐसे ही है। चले, माल्टोज क्या करेगा? माल्टोज से कन्वर्ट कर देगा, माल्टेज से कन्वर्ट कर देगा माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और सक्रेज क्या करेगा? सक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दैट्स इट। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट हो गई। तो लार्ज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए दो तरह के एंजाइम्स हैं, दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज, राइट। और स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए तीन एंजाइम्स हैं, सक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। चलिए, इसी तरह से अगर हम लिपिड की बात करते हैं, ठीक है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स की, तो लिपिड्स के लिए भी मुने हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं। और एक माउथ में होते हैं और दूसरे कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेन स्टमक के अंदर हमारे पास लिपिड से रिलेटेड कोई एंजाइम्स नहीं है। कौन कौन से हैं? एक कहलाता है लिंगुअल लाइपेज, और एक और है जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज। अच्छा, अब लिंगल लाइपेज क्या कर रहा था? ट्राईग्लिसराइड को कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर? या तो डाइग्लिसराइड के अंदर या फिर मोनोग्लिसराइड के अंदर। जबकि पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? ये ट्राईग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? फ्री फैटी एसिड्स के अंदर, है ना भाई, और एक ग्लिसरॉल के अंदर। मैंने पूरी डाइजेशन की समरी अलग कर दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप बड़े आराम से चीजों को क्लियर कर ले। देन वी हैव प्रोटीन। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट होती थी, लेकिन प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टमक से। और मैंने सबसे पहले एंजाइम जो एक्ट करता है इस पर आके, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेप्सिनोजेन। तो सबसे पहले वो पेप्सिनोजेन अपने आप को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। कौन करवाता है? HCl। फिर ये पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को ब्रेक करता है किसके अंदर? पेप्टोन्स के अंदर। अगर बुक के अंदर पेप्टोन, अगर MCQs के अंदर पेप्टोन्स का ऑप्शन ना हो तो पॉलीपेप्टाइड्स पे टिक कर दीजिएगा। देन वी हैव, ये काम कौन कर रहा है? ये काम पेप्सिन कर रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप मिल्क प्रोटीन की बात करेंगे तो मिल्क प्रोटीन के लिए एक और एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रेनिन। वो क्या करता है भाई? कैसिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? कैसीन के अंदर। ये काम कौन कर रहा है? रेनिन कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी इससे रिलेटेड काम हो रहे हैं, और क्या काम हो रहे हैं कि जो रिमेनिंग प्रोटीन है जो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकी, और जो पेप्टोन्स हैं उसको ये कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। ये काम कौन करेगा, ये काम सिंपली ट्रिप्सिन करता है। तो ट्रिप्सिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर। और ऐसा किसकी मौजूदगी में होता है, सिंपली एक एंजाइम में जिसे हम कहते हैं इंटेरोकाइनेज। सही है। अब जो पॉलीपेप्टाइड्स बन गए, इन पॉलीपेप्टाइड्स पे कौन आके एक्ट करता है, इन पॉलीपेप्टाइड्स पे जो एंजाइम आके एक्ट करते हैं मुन्ने, इनको हम प्यार से क्या कहते हैं, अमीनो पेप्टाइडेज। अमीनो पेप्टाइडेज क्या करता है, इसे डाई पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब डाई पेप्टाइड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड, जैसे माल्टोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड्स है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो डाई पेप्टाइड होता है इस पर एक और एंजाइम आके एक्ट करता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है भाई, हम्म क्या नाम है उसका, इरिप्सिन। और इरिप्सिन उस डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है दो अमीनो एसिड्स के अंदर। अब ऊपर आपने जो कैसीन पढ़ी है, तो ये कैसीन भी आगे जाके ब्रेक हो जाती है, कौन ब्रेक करता है, काइमोट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिन इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत आसान सा डाइजेशन का एक प्रोसेस था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ तक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं, दैट इज इलियम। ठीक है। अच्छा, इलियम की लेंथ वगैरह ये सब चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम इलियम के बारे में जल्दी जल्दी चीजों को गो थ्रू करते हैं। कि देखें इसका काम क्या है, इसका काम ओनली एब्जॉर्प्शन है। क्या है, ओनली एब्जॉर्प्शन। अब इसका काम डाइजेशन नहीं है। अब उन्हें किन किन चीजों को ये एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को, ठीक है, सॉल्ट को, और अदर मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स को जिनको जेजिनम एब्जॉर्ब ना कर सका हो। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनको जेजेनम ने एब्जॉर्ब ना किया हो। चले, यहाँ तक तो हमें बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि इसके अंदर कुछ इंटरनली फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ इंटरनल फोल्ड्स होते हैं, यानी जब आप इलियम को देखेंगे तो आपको कुछ फोल्ड्स नजर आएंगे, और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्लीसी सर्कुलरिस। क्या कहते हैं, प्लीसी सर्कुलरिस। अच्छा, अभी जो प्लीकी सर्कुलरिस हैं, इन इनमें बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं। क्या है, इनमें बहुत सारी प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस लाइक इसमें से कुछ एंटीने जैसा निकला हुआ होता है, लाइक ऐसे 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 इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम एक खास नाम देते हैं, दैट इज विलाय। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, विलाय। अच्छा, अब आपसे एग्जाम में वो ये पूछ सकता है कि चलो अच्छा ये बताओ मुझे कि जो विलाय है, इस विलाय की लेंथ कितनी होती है, ओ इस विलाय का जो साइज है वो कितना होता है। तो मुझे आंसर इज, इस विलाय का जो साइज है, इस विलाय का साइज होता है 0.5 से लेके 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, चलें, इसका साइज आपको लाजमी याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि इस विलाय के ऊपर भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, इस विलाय के ऊपर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को पता है हम प्यार से क्या कहते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम प्यार से कहते हैं माइक्रोविलाय। अच्छा, ये सब इसलिए होता है
ताकि हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो सके, बढ़ सके। और जब इतना बड़ा सरफेस एरिया हो जाता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, इट्स फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, बहुत आसान सा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इलियम के ऊपर एक वॉल मौजूद होता है, जिस वॉल को हम कहते हैं इलियो सीकल वॉल। ठीक है, अब इलियोसिकल वॉल्व क्या करता है, ये फूड की मूवमेंट कंट्रोल करता है। जब ये ओपन होता है, जब ये ओपन होगा तो क्या होगा कि फूड फ्रॉम स्टमक चला जाएगा किसके अंदर, फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टीन, अभी हम स्मॉल इंटेस्टीन में ना, तो फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टीन चला जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टीन के अंदर। अब इस वॉल को जो हमने नाम रखा है इलियो, तो बेटा इलियो का मतलब होता है इलियम, और सीकल का मतलब है सीकम। तो सीकम क्या है, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन, जबकि अगर मैं बोलूं इलियम क्या है, तो इलियम इज लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। तो स्मॉल इंटेस्टीन के आखिरी हिस्से में और लार्ज इंटेस्टीन के पहले हिस्से में, इन दोनों में मिला के एक वॉल्व लगी हुई है, जिसको हम कह रहे हैं इलियोसिकल वॉल्व। जैसी ही वॉल्व खुलती है, खाना स्मॉल इंटेस्टीन से कहाँ ट्रेवल कर जाता है, लार्ज इंटेस्टीन के अंदर। ठीक है, ये इतना खतरनाक पॉइंट नहीं है, बड़ा आसान सा पॉइंट है। और अब जो कुछ होगा वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टीन के अंदर। सही है, तो अब हम लार्ज इंटेस्टीन को स्टार्ट करें। चलें, लार्ज इंटेस्टीन की तरफ आ जाइए। अच्छा देखें, लार्ज इंटेस्टीन की अगर हम लेंथ की बात करते हैं, तो मैंने इसकी लेंथ तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। जबकि स्मॉल इंटेस्टीन की लेंथ देखें कितनी ज़्यादा थी, 6 मीटर, है ना। अच्छा, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है वो स्मॉल इंटेस्टीन से बड़ी होती है, कितनी होती है, 6.5 मीटर, सॉरी 6.5 सेंटीमीटर वाइड। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर आ, जो है वो हमारे पास तीन तरह के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। नंबर वन इज सीकम, सेकंड इज कोलॉन, एंड लास्ट इज रेक्टम। ठीक है, नंबर वन इज सीकम जो कि पहला पार्ट है, नंबर टू इज कोलोन जो कि इसका लार्जेस्ट पार्ट है, और जो इसका लास्ट पार्ट है डेट इज रेक्टम। अच्छा, सीकम में आपने याद ये रखना है कि सीकम कहाँ मौजूद होती है, तो आंसर इज राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती है। और इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे, ये वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। इसका काम क्या है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। दिस इज वन ऑफ द बकवास बात, बट ज़ाहिर याद तो रखना पड़ेगा। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लोअर साइड पर हमारे पास एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या प्रेजेंट होती है, एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारी बुक्स में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की जो लेंथ लिखी हुई है वो लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, बुक के अंदर। लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है मुन्ने, की जो एक्चुअल वैल्यू है पता है वो कितनी है, 8 to 10 सेंटीमीटर। बहरहाल खैर, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि कितना होता है। इट्स लाइक 8 to 10 सेंटीमीटर, बुक में 18 सेंटीमीटर। देन वी हैव कोलोन। कोलोन पर आ जाइए, देखें कोलोन बहुत बड़ी है, और कोलोन जो है वो तकरीबन 1.5 मीटर की होती है। यानी जितना बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन है, उतना ही बड़ा कोलोन है। ऑलमोस्ट पहला और आखिरी पार्ट ना होने के बराबर है। ठीक है,
अब अगर हम कोलोन को एक्सप्लेन करें तो मुन्ने कोलोन की हमारे पास चार रीजन्स होते हैं। कोलोन का अगर आप शेप देखेंगे तो नॉर्मली कोलोन कुछ ऐसी दिखती है। अब ये वाला जो पोर्शन है मुन्ने, इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलोन। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले पोर्शन को हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। इसके बाद जो पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद जो पोर्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। और उसके भी बाद जो पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। अच्छा, सिग्मोइड कोलोन को ना कुछ बुक्स में शॉर्ट करके एस कोलोन भी लिखा हुआ है, लेकिन बात तो एक ही है, एस बोले या सिग्मोइड कोलोन बोले एक ही बात है। अच्छा, अब होता क्या है कि कोलोन के अंदर कुछ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। कोलोन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? कुछ कुछ नॉर्मल फ्लोरा। अभी नॉर्मल फ्लोरा कौन है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अब इन लैक्टोबैसिलस का काम क्या है भाई? ये लैक्टोबैसिलस जो है वो हमारे साथ कौन सा रिलेशन बनाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट, यानी इनको हमसे फायदा है और हमें इनसे फायदा है। अब बैक्टीरिया को हमसे क्या फायदा है मुन्ने? बैक्टीरिया हमसे फूड लेता है। बैक्टीरिया को हमसे क्या फायदा है? बैक्टीरिया हमसे फूड लेता है। और हमें इन रिटर्न जो बैक्टीरिया से फायदा है मुन्ने, वो बैक्टीरिया से हमें क्या फायदा है कि बैक्टीरिया हमें वाइटामिन्स बना के देता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमें वाइटामिन्स बना के देते हैं। अब ये बैक्टीरिया हमें कौन कौन से वाइटामिन्स बना के देते हैं भाई? ये बैक्टीरिया हमें वाइटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B12 और विटामिन के, ये चार विटामिन हैं जो हमें बना के दे रहे हैं। ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है विटामिन B1 का नाम क्या है, तो आंसर इज थायमीन। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है विटामिन B3 का नाम क्या है, तो आप सिंपल सा उसको आंसर देंगे नियासिन, या फिर हम इसे प्यार से कहते हैं निकोटिनिक एसिड। विटामिन B12 का नाम क्या है? विटामिन B12 का नाम है कोबालामीन। नॉर्मली जब आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रही होती है तो आपको मिथाइल कोबालामीन के इंजेक्शन लगते हैं, रेड कलर के होते हैं ये। विटामिन के का नाम है मैनाडायोन। तो हमारी बॉडी में जो विटामिन के है वो ये सारे काम कर रहा होता है। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। हमारी बॉडी में लैक्टोबैसिलस क्या करता है? ये सारे विटामिन फॉर्म करके देता है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज रेक्टम। चले मुझे रेक्टम को देखते हैं। रेक्टम में आपने क्या याद रखना है कि रेक्टम का जो साइज है वो 13 टू 15 सेंटीमीटर होता है। रेक्टम का कितना साइज होता है? 13 टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। विच इज अराउंड 6 इंच। ये अराउंड कितना है? 6 इंच। सिंध बोर्ड में लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर होता है, जबकि बलूचिस्तान की बुक में लिखा हुआ है कि भाई ये 15 सेंटीमीटर होता है। बट ऑलमोस्ट बोथ आर सिमिलर। अब देख लीजिएगा आप कहाँ से एमडी कैट दे रहे हैं। अगर आप सिंध से दे रहे हैं तो 13, बलूचिस्तान से दे रहे हैं तो 15। अच्छा, अब रेक्टम के बिल्कुल लास्ट एरिया में, यानी एंड ऑफ रेक्टम,
एक डायलेटेड पोर्शन होता है और उस डायलेटेड पोर्शन को हम कहते हैं रेक्टल एम्प्यूला। और आपको ये बात याद होगी कि जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू पे भी एक डायलेशन थी जिसे हम कह रहे थे ड्यूडेनल एम्प्यूला। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में भी एक डायलेशन है जिसे हम कह रहे हैं रेक्टल एम्प्यूला। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक रेक्टल कैनाल होती है और इस रेक्टल कैनाल के अंदर जैसी फीसेस आते हैं तो वो फीसेस एनस से क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, एनस से रिमूव हो जाते हैं। मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। देखें, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी का वेस्ट कहाँ जमा होता है, कोलोन के अंदर। कोलोन में वो वेस्ट जमा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जब वो वेस्ट बहुत सारा हो जाता है, कोलोन भर जाती है, तो कोलोन सारा का सारा वेस्ट रेक्टल एनल के अंदर भेज देती है। ठीक है। अच्छा, रेक्टल एनल कह लें या इसे आप रेक्टल एनल कैनाल भी कह सकते हैं, रेक्टल एनल कैनाल में भेज देती है। जैसे ही रेक्टल एनल कैनाल में आता है तो रेक्टम पर, यानी जो रेक्टम का बिल्कुल आखिरी पोर्शन है जिसे हम एनस कहते हैं, ठीक है, एनस क्या है, एक रिंग है। तो उस रिंग पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो रिंग ये कहती है कि भाई फीसेस को आप बॉडी से बाहर फेंक दें। भाई, अब एनस वो रिंग है जहां से फीसेस बाहर निकलेंगे। अब इस रिंग के ऊपर दो तरह के स्फिंक्टर्स लगे हुए होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है इसलिए हम उसे कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, एक बाहर की तरफ होता है इसलिए हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यानी ये जो रिंग लगी हुई है हमारे पास, इस रिंग के अंदर कुछ स्फिंक्टर्स हैं। जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं इन स्फिंक्टर्स के क्या नाम है। सबसे अंदर जो स्फिंक्टर है उसे हम कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। और ये जो इंटरनल स्फिंक्टर बना हुआ है ये बना हुआ है स्मूथ मसल से। ये हमारे ओन विल में नहीं है, ये खुद ब खुद काम करता है। ठीक है, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करता। इसको जब ठीक लगता है ये काम करता है। ये जब काम करता है जब फीसेस बहुत सारे होते हैं, ये कहते हैं बॉडी से फीसेस को निकाल दें। बट हम उन फीसेस को बॉडी से निकलने से रोक सकते हैं बाय एक्सटर्नल स्फिंक्टर। किसके जरिए, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के जरिए। ये बना होता है स्केलेटल मसल से और ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो हम इसके लिए लिख देते हैं इन ओन विल। इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, ये हमसे बगैर पूछे काम करता है। जबकि बाहर वाले जो मसल्स हैं ये कैसे हैं, वॉलेंट्री। तो अंदर से अगर प्रेशर अप्लाई भी होता है तो हम उसे कुछ टाइम के लिए बाहर से रोक सकते हैं। ठीक है, अगर अंदर से प्रेशर अप्लाई भी होता है तो हम बाहर से उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। देखिए, इस एनस को हम प्यार से क्या कह सकते हैं, इस एनस को हम प्यार से कह सकते हैं राउंड ओपनिंग फॉर फीसिस रिमूवल। तो फीसिस को रिमूव करने के लिए जो राउंड ओपनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, एनस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और अब आपने याद ये रखना है कि जो इन्फेंट्स होते हैं भाई, उन इन्फेंट्स के अंदर ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये वीक होता है। क्योंकि ये वीक होता है इस वजह से वो स्टूल पर, यानी फीसिस पर कंट्रोल नहीं रख पाते और कभी भी वो फीसिस को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। आपको तो कंट्रोल है ना, जाहिर है। आपको अगर मान लें वेस्ट, आप बॉडी कह रही है कि वेस्ट को बाहर निकालते हैं तो जरूरी थोड़ी है आप उसी वक्त बाहर निकालें। आप कभी किसी ऐसी प्लेस पर होते हैं जो नहीं कर सकते
तो आप जहर उसे रोक लेते हैं, लेकिन बच्चे इसको नहीं रोक सकते क्योंकि बच्चों के अंदर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से बस एक ही चीज बची है, दैट इज लिवर। बस और कुछ नहीं बचा। नाउ वी आर डीलिंग विद द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। और वो लास्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास? लिवर। अब लिवर में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है? लिवर इतना मुश्किल नहीं है, बट लिवर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट हम इसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। बेटा लिवर के बारे में पहली बात याद रखोगे, इट्स अ लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या है ये? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। दूसरी बात तुम्हें लिवर के बारे में पता होनी चाहिए कि लिवर के जो सेल्स होते हैं, लिवर के सेल्स को कहते हैं हेपेटोसाइट्स। क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स। आसान सी बात है, हो सकता है ऑलरेडी कुछ बच्चों को पता हो। लिवर के टोटल कितने लूब्स होते हैं? बेटा लिवर के 4 लूब्स होते हैं, इनमें से 2 बड़े होते हैं, हम 2 को कहते हैं मेजर लूब्स, और 2 जरा साइज में छोटे होते हैं तो हम 2 को कहते हैं माइनर लूब्स। ठीक है। अब सीधे हाथ वाले जो लूब्स होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू उल्टे हाथ वाले लूब्स, यानी राइट लूब्स आर ग्रेटर देन लेफ्ट लूब्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिवर के ऊपर एक कवर होता है जो कि इनलास्टिक होता है। लिवर is enclosed in a thin inelastic capsule called, लिवर के ऊपर एक बारीक सा इनएलास्टिक कैप्सूल है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं मुन्ने? पेरिटोनियम। असल में बायोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है यार, आप याद कर करके थक जाते होंगे, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। डार्क रेड कलर का होता है। चलें। इसका मेनली काम होता है बाइल को रिलीज करना। अच्छा, ये गॉल ब्लैडर के साथ भी कनेक्टेड होता है ना? कनेक्टेड विद गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने बताया था कि लिवर में से बाइल निकलता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। सो कनेक्टेड विद गॉल ब्लैडर। अच्छा, अब किस साइड पर कनेक्ट होता है? राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ राइट साइड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने याद ये रखना है कि हमारे पास जो बाइल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हिपैटिक डक्ट। ठीक है। बाइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेपेटिक डक्ट। यानी बाइल किस डक्ट के जरिए निकल के जाता है? हेपेटिक डक्ट के जरिए। और अब आपने साथ साथ ये भी याद रखना है कि अगर लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट को जोड़ दें, ठीक है, बाइल किसके जरिए जाता है? हेपेटिक डक्ट के जरिए। अगर तुम लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट को जोड़ दो, यानी जो लिवर के राइट साइड से आ रही है और जो लिवर के लेफ्ट साइड से आ रही है, अगर तुम इन दोनों को जोड़ दो, यूनाइट कर दो, तो पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉमन डक्ट। फिर अब आप इसे क्या बोलोगे? कॉमन डक्ट। तो मैं लिख रहा हूँ यूनाइट टू फॉर्म कॉमन डक्ट। अच्छा, अब ये कॉमन डक्ट आगे जाके पता है किससे जुड़ जाती है? आगे जाके ये पेनक्रियास से भी कनेक्ट हो जाती है, और जब ये पेनक्रियास से कनेक्ट हो जाती है तो हम इसे एक और नाम दे देते हैं, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब इस डक्ट के अंदर बाइल भी होता है और इस डक्ट के अंदर पेनक्रियाटिक जूस भी होता है, और बाइल और पेनक्रियाटिक जूस ये दोनों के दोनों यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? डिओडेनम के अंदर। मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि बाइल किस डक्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो आंसर है हेपेटिक डक्ट। जब बॉडी की लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट आपस में मिल जाती हैं और वो जुड़ जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन डक्ट। और वो कॉमन डक्ट जब पेनक्रियास से कनेक्ट होती है तो उसका नाम हो जाता है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट
ड्यूडेनम में जाके किसको रिलीज करती है, बाइल को और पेनक्रियाटिक जूस को। सही है, किसको रिलीज करती है, बाइल को और पेनक्रियाटिक जूस को। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब पहली ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी। और दूसरी ब्लड वेसल को हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। अब हेपेटिक आर्टरी का क्या क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना टुवर्ड्स लिवर। ये लिवर तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। और हेपेटिक पोर्टल वेन का क्या काम होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन का काम होता है ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। तो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड्स लिवर। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि लिवर तक न्यूट्रिएंट कौन लेके आ रहा है, न्यूट्रिएंट मतलब फूड कौन लेके आ रहा है, तो आंसर इज हेपेटिक पोर्टल वेन। और ऑक्सीजन कौन लेके आ रहा है, तो आंसर इज हेपेटिक आर्टरी। राइट। अच्छा, अब देखें लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। लिवर के एक एक करके मैं फंक्शंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बस आप गुजर मत जाइएगा। ठीक है, इसका एक काम तो है सिंथेसिस ऑफ बाइल। ये क्या बनाता है, ये बाइल बनाता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ बाइल। अब बाइल से फायदा क्या है, बाइल से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होती है। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब आपने सुना होगा कि भाई इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन ग्लूकागोज ग्लूकोज को कम करती है। तो वो इंसुलिन ग्लूकोज को कहाँ जाके कम करती है, वो यहीं लिवर में जाके कम करती है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन। इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है वो भी यहीं जाके करती है। अच्छा, और जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है वापस ग्लूकोज के अंदर, जो कि कौन करता है, ग्लूकागॉन, वो भी यहीं जाके होता है। ठीक है, तो ये बाइल बना रहा है, ये ग्लूकोज को बढ़ा भी सकता है, ये ग्लूकोज को कम भी कर सकता है। देन उसके बाद ये क्या करता है, एक और फंक्शन आपने याद रखना है, ये प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड के अंदर होती है ना प्लाज्मा प्रोटीन, साथ साथ ये क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड को क्लॉट करती हैं। और इसकी एक एग्जांपल है फिब्रिन प्रोटीन। आपने शायद फिब्रिन या फिब्रिन जिनमें से कोई एक सुना होगा। ठीक है, साथ साथ इसके और क्या काम है, ये लिपोप्रोटीन बनाती है। तो सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ऑल्सो ये क्या करता है, फैट को स्टोर भी करता है। ठीक है, चलें, ये फैट को स्टोर करता है। अब अगर बॉडी की एनर्जी कम हो रही हो, तो लिवर क्या करता है, इसी फैट को ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने के बाद इससे बनाता है क्या, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल फॉर एनर्जी, ताकि आपको क्या मिल सके, एनर्जी। तो ये लिपिड को स्टोर भी करता है, यानी फैट को स्टोर भी करता है, और अगर आपको एनर्जी की जरूरत होती है तो उसी फैट को डिकम्पोज भी कर देता है। सही है, आगे चलते हैं। लिवर के पास होते हैं कपफर सेल्स। ठीक है,
ये असल में एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं। ठीक है, तो लिवर के अंदर कुछ कप्फर सेल्स होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स ऑफ लिवर। और ये क्या करते हैं, ये जर्म्स को किल करने में इस्तेमाल होते हैं, टू किल जर्म्स। तो एक तरह से लिवर जो है वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, जितनी भी मेडिसिन हम खाते हैं तो उनके टॉक्सिक इफेक्ट को कौन कम करता है, लिवर कम करता है। तो हम इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो कोई और खतरनाक केमिकल हो, उसकी साइड इफेक्ट को कौन कम करेगा, उसके साइड इफेक्ट को लिवर कम करेगा। अगर बॉडी में हीट की कमी है तो ये बॉडी को हीट भी प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, साथ साथ ये स्टोर करेगा फैट सॉल्युबल वाइटामिन को। ये किसको स्टोर करेगा, फैट सॉल्युबल वाइटामिन को। अब कौन कौन से फैट सॉल्युबल वाइटामिन को स्टोर करता है, ये जिस फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है उसका नाम है, फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है और उसका नाम है विटामिन ए। ठीक है, ये साथ साथ वाटर सॉल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बट कम कम करता है। अच्छा, ये सिर्फ विटामिन ए को स्टोर नहीं करता, बल्कि ये विटामिन ए को फॉर्म भी करता है। ठीक है, स्टोर भी करता है एंड फॉर्म भी करता है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, काफी सारे फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। और इसका काम क्या है, इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। और जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होते हैं तो उसमें से आयरन निकलता है, तो ये उस आयरन को स्टोर भी कर लेता है, स्टोर आयरन। कई सारे फंक्शंस हमने देखे, जितने भी फंक्शंस बुक में लिखे हुए थे मैंने एक एक करके सारे मेंशन कर दिए। और यहाँ पर हमारा लिवर का टॉपिक क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिवर के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन भी कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।